तो इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली जो हम क्वेश्चन क्लास में करते हैं ना उससे और इजी होता है जब मैं मॉडल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ। नहीं वो तो बेटा हम चाहते भी ऐसे ही है कि मालूम ज्यादा रहे और फिर वो सब करोगे तो वो बहुत आसान आसान लगे और वो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन वैसे कराते हैं, ठीक है क्या? इसमें दिया है, मैं देख लेता हूँ फिर इस पे आता है। इसमें बेटा दिया है कि जैसे मान लिया जाए कि दिया था टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर बिटवीन फिक्स्ड इन total length of sonometer wire between fixed end is 110 centimeter. उसके बाद दिया two bridges are placed to divide the length. इसको मैं सिलेक्ट करना था, रह गया। Two bridges are placed to divide the length of wire. Divide the length of wire in ratio 6:3:2. What is minimum common frequency? Find minimum common frequency. Minimum common frequency with which three parts can vibrate. With which three parts can vibrate. Three parts can vibrate. Also calculate the ratio of number of loops formed in part. Tension given है tension T 400 Newton and mass per unit length is 0.01 kg per meter. इसमें बेटा पूछा गया है, क्वेश्चन ये दिया है total length of sonometer wire between fixed end is 110 centimeter. 102 bridges are placed to divide the length of wire. मतलब ये हो गया कि 110 सेंटीमीटर यहाँ पे हम कह दें 110 सेंटीमीटर के बीच 110 सेंटीमीटर के बीच एक वायर की लेंथ है 110 सेंटीमीटर। ओ सर, क्या हमें जैसे 6:3:2 हर पार्ट के रेशियो का लेंथ निकालनी है? फॉर एग्जांपल 6 अगर ले हम तो लेंथ ऑफ वायर जाएगी 110 into 6/11, तो 60 सेंटीमीटर। तो 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू में, मतलब वो वाला लगा के तीनों को इक्वेट करना है ऐसे। हाँ एग्जाम्पल 6 कहाँ बात कर रही हो बेटा? यहाँ है बेटा आवाज रेशियो प्रॉब्लम आ रही 6:3:2 है, तो एक मिनट सर। जी। हाँ बेटा,
सर क्या अभी ठीक है? हम्म। तो divide the length of y in ratio 6:3:2 है, तो 6 वाले पार्ट की अगर हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। ये जो है, हेलो, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है बेटा? हेलो तानवी बेटा? हेलो सर। हाँ, अब आई आवाज बेटा। एक बार चाहे फिर से ज्वाइन करो बेटा। हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा, एक बार कह रहा हूँ फिर से ज्वाइन करो, कुछ तो दिक्कत आ रही है। सर अभी भी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं कर रही है, लेकिन बीच में फिर क्लियर नहीं रहता। मैं 1 क्या? मिनट रिजॉइन करती हूँ। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है, क्या मेरी आ रही है? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। ये हमारी तरफ से तो नई प्रॉब्लम होती है ना नेटवर्क की। नहीं सर, नहीं सर, मेरी तरफ से हो रही है। कोई नहीं बेटा, देखो इसमें जैसे क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन ये मैं जनरली बेटा उस तरह के ही डिस्कस करता हूँ, बाकी तुम्हें मालूम है सब फटाफट कर लोगे जो फार्मूले बेस्ड होंगे। जहाँ पे थोड़ा सा, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब तो वो आसान लगेंगे 100%। लेकिन ये जरूरी है बेटा, तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, सब आसान होता। देखो, इसमें दिया 110 सेंटीमीटर है, दो ब्रिजेस के बीच में वायर का लेंथ। बिल्कुल सही बताया, 6:3:2 के बीच में दो ब्रिज और लगाए गए। दो ब्रिज और लगाए गए, इसका मतलब अगर हम पहले का लेंथ L1 कह दें, L1 विल बी 6/6 प्लस 3 प्लस 2, 11 हो गया बेटा। 11, तो पहले वाले का इंटू, 60 सेंटीमीटर। हाँ 60 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरे का लिखेंगे तो 3/11 इंटू 110 हो गया, 40 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हो गया बेटा। और तीसरे का हो गया 20 टू सेंटीमीटर। बाई इलेवन इंटू 110, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो दो ब्रिज यहाँ पे लगाए गए इस तरीके से कि इनको जो है, ये ब्रिज यहाँ पे लगा दिए गए, तो ये 60, 30 और 20 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये लेंथ हो गया 60, ये हो गया 30 और ये बचा 20। ठीक है बेटा? 20। यस सर। अब ये जहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, बस तुम्हें ये समझना है कि वो पॉइंट तो हमेशा नोट रहेगा। पक्की बात हो गई? यस सर। अब इनके बीच में कहा गया टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर जैसा कि बताया था कि एक वायर होता है और ये पुली से पास होगा, इसमें वेट लगा यस, देते हैं तो ये बिल्कुल। देखा है वो स्कूल में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो ये टेंशन बेसिकली डेवलप होता है, तो टेंशन भी दिया है और मास पर यूनिट लेंथ वायर का दिया है। अब कहा गया फाइंड मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विच विथ विच थ्री पार्ट्स कैन वाइब्रेट। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए, बात अभी एक क्वेश्चन की नहीं है बेटा। तो वी तो हमें मालूम चल गया, वी तो हम लिख ही लेंगे। वी की वैल्यू हो जाएगी √T/μ, और टी दिया है आपका 400 अपॉन 0.01, ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा? यस सर। ये वेव स्पीड आ गई। अब देखो, जैसे हमें जब भी लिखना है कि मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी सच दैट
फाइंड मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विद व्हिच 3 पार्ट्स कैन वाइब्रेट। 3 पार्ट्स कैन वाइब्रेट, इसका मतलब ये नोड रहेगा, ये नोड रहेगा जहां पे ब्रिजेस लगे हैं। तो कॉमन फ्रीक्वेंसी कितना हो कि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहे। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये भी नोट रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा, मान लेते हैं। तो इसका जब हम लिखेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखेंगे F1, इसको वायर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, फॉर 1। इसको बेटा जब हम लिखेंगे तो हम N1 क्या कहेंगे, इसका लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू L1 होगा ना बेटा? यस सर। हम फंडामेंटल मॉड वाइब्रेट करा रहे हैं सबको, तो लैम्डा 1 हो जाएगा 2L1। इसका अगर इसका हम लैम्डा कहेंगे, इसके हम लैम्डा की बात करेंगे तो हम लैम्डा 2/2 कहेंगे तो दैट इज L2। इसका कहेंगे लैम्डा 3/2 L3, यही कहेंगे ना बेटा? यस सर। तो लैम्डा 3 हो जाएगा 2L3, लैम्डा 2 हो जाएगा 2L2। ठीक है, यस सर। ये बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, ये समझ आ रहा है। N1 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V by लैम्डा 1। V तो सेम है तो V अपॉन लैम्डा 1 लिखेंगे, दैट इज 2L1। इसको अगर हम V को भी लिख दें तो 1/2L1 रूट T बाई म्यू, जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला यही लिखेंगे बेटा। यस सर। तो N1 आया 1/2L1 रूट T बाई म्यू, N2 आएगा 1/2L2 रूट T बाई म्यू। तो हम सबके फ्रीक्वेंसी निकाल के, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका एलसीएम निकालना है। हाँ हाँ हाँ। जिससे अभी एलसीएम नहीं कहेंगे, एलसीएम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, सबका फंडामेंटल हम फ्रीक्वेंसी लिख दिए 1/2L3 रूट T बाई म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहे। ओके। अब क्या करेंगे कि देखो बेटा यहाँ पे N1 L1 देखो, फर्स्टली N1 L1 इज इक्वल टू 1/2 रूट T बाई म्यू, यही सबके सेम आ रहा है ना? यस सर, सेम आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 इज इक्वल टू N3 L3। अब अगर हम कहें L1 है 0.6 मीटर, N1 L1 है 0.6 मीटर, L2 कितना है 0.3 मीटर, N3 इंटू L3 है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ये इसी में आंसर रखा, यहीं पे आंसर रखा, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये हाफ रूट T बाई म्यू सबके लिए सेम था। यस सर। अब हम कहेंगे कि इसको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6N1 इज इक्वल टू 3N2 इज इक्वल टू 2N3, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। N1 हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी लिया पहले का, फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है ना बेटा? यस सर। दूसरे में N2 फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तीसरे में N3 फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फंडामेंटल मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, या ये दोनों एंड फिक्स है, ऑड इवन सारे प्रेजेंट हो सकते हैं ना? यस सर, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि N1, अगर हम N1 N2 N3 सबको 1 1 रख दें, इसका मतलब हो गया कि जो पहला वायर है उसका 6th हार्मोनिक, देखो N1 1 होगा तो फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन हुआ। मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी सच दैट ऑल वायर विल वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब पहले वाले वायर की अगर बात की जाए तो इसका 6th हार्मोनिक, N1 N2 N3 हम क्या रख देते हैं, सबकी वैल्यू मिनिमम 1 रख सकते हैं ना बेटा? यस सर, मिनिमम 1 रख सकते हैं। तो ये इसका मतलब आ गया 6th N1 मतलब फंडामेंटल का 6th हार्मोनिक। 6th हार्मोनिक पहले वायर का, वो होगा 3rd हार्मोनिक सेकंड वायर का। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर, और इसकी सेकंड हार्मोनिक के इक्वल। इसका सेकंड हार्मोनिक जो होगा, जो सेकंड हार्मोनिक होगा वो फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी। मिनिमम कहा जाए तो हम फंडामेंटल ही लेंगे N1 N2 N3। अगर हम कहें नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कब इनका सेम होगा, तब क्या कहोगे आप बताओ? ये तुम मिनिमम के लिए N1 N2 N3 1 रख दिया, अगर हम कहें नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कब सेम होंगी तब आप क्या कहोगे बेटा? तो कुछ कॉमन मल्टीप्लाई करके 2
हाँ, अब यहाँ 2 रख दो, N1 2 रखो, N2 2 रखो, N3 2 रखो, फिर 12th आ गया, 12th यहाँ पे देखो, जब N1 2 रखोगे ये 12th हो जाएगा और ये हो जाएगा 12th हार्मोनिक, ये हम कहेंगे 6th हार्मोनिक, और तीसरे वाले वायर का 4th हार्मोनिक, मतलब इसी के डबल हो जाएगा ना, 12th हार्मोनिक भी 12th हार्मोनिक, 6th हार्मोनिक, 4th हार्मोनिक। 4th हार्मोनिक, फिर ये सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट जब कहेंगे तो 3 रखेंगे, तो 18th हार्मोनिक, इसका 9th हार्मोनिक, इसका 6th हार्मोनिक। समझ में आया? ओह यस सर, समझ आया। फिर अगर हम कहें तो यहाँ पे हम कहेंगे 24th हार्मोनिक, इसका हो जाएगा 12th हार्मोनिक, इसका होगा 8th हार्मोनिक, फिर 8th, वाइब्रेट करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी। लेकिन मिनिमम चाहिए तो उसके लिए हम 6th, N1 N2 N3 1 रखेंगे। 6th हार्मोनिक, 3rd हार्मोनिक, 2nd हार्मोनिक, इसका मतलब बेटा ये होगा, इसका मतलब हुआ 6th हार्मोनिक में दोनों एंड फिक्स है तो 6 लूप बनेंगे ना बेटा? यस सर 6 लोग बनेंगे। और इसके 3 बनेंगे हाँ, और इसके इसके 2। 3 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे। इसको नोड है और इसके 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये देखो सेम फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट कर रहे हैं, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम आई, तो ये फ्रीक्वेंसी सेम आई, तो हम कहेंगे इसका 6 लूप रहा, इसमें इसमें 3 लूप रहे, इसमें 2 लूप रहे, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होगा मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल, ये 2nd हार्मोनिक है इसका, ये 3rd हार्मोनिक, ये 6th हार्मोनिक, 6th तो ये सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, वही जब यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर दिया गया। और अगर ये फ्रीक्वेंसी भी अगर पूछा जाता बेटा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो कोई भी एक हम ले लें, जो हमने लिखा था बेटा N1 क्या लिखा था, 1/2L1 √T/μ लिखा था, वही 1/2L2 लिख दो, वही सेम आएगा। 1 ये जो है इसकी वैल्यू अगर लिखोगे, N2 लिखोगे तो 1/2L2 √T/μ आएगा, N3 1/2L3 आएगा, सब सेम आएंगे ना, N1 L1। ओह यस सर। अब जैसे यहाँ पे N1 लिखना, तो 1/2 × 1/3। 0.6, ठीक है बेटा? यस सर, वहाँ पर 1/3 × 0. ये फंडामेंटल मॉड हुआ, लेकिन जो इसका मिनिमम था वो क्या था, 6th हार्मोनिक था, याद आया? यस सर, समझ आ गया। तो इंटू 6 करेंगे, 6th हार्मोनिक, √T/μ, हम ये 6th हार्मोनिक रहा पहले का, तो √T/μ हमारा आया 200, 200 इंटू ये हम कह देंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 5 1000 हर्ट्ज। अब अगर हम यही चीज बेटा लिखते, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कॉमन मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से ना? यस सर, समझ आ रहा है। कॉमन फ्रीक्वेंसी। अब एक बात देखो, दूसरे में अगर हम कहते तो हम कहते दूसरे का 3rd हार्मोनिक, दूसरे का 3rd हार्मोनिक किसके बराबर था, तो 3N2 कहते, हाँ 3N2 कहते बेटा, 3 × N2 1/2L2 √T/μ, वो भी यही आएगा, 3 × 1/2L2 है 0.3, है ना बेटा? यस सर, ऊपर 10 इंटू ये था आपका 200, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, वही 1000 आ गया। ओह यस सर। तीसरे का हम कहते तो हम कहते उसका 2nd हार्मोनिक, 2nd हार्मोनिक 2 इंटू × N3, ये फंडामेंटल मॉड है, तो 2 × 1/2L3 √T/μ, म्यू, तो 2 2 × × 2 × L2 कितना था बेटा, 0.2 0.2 × 200, 200, वही फिर आया, सेम थिंग था। सेम आया। मतलब नेक्स्ट फिर हम कहेंगे कि ये इसका पहले का 6th हार्मोनिक जब था मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी, तो 1000 हर्ट्ज होगा हर एक वायर में, 1000 हर्ट्ज होगा हर एक वायर में, और जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं कॉमन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो वही 12th हो जाएगा, 12th हार्मोनिक, 12th हार्मोनिक मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जो आएगा वो 2000 आएगा, 2 टाइम हो गया ना बेटा? 2 टाइम्स हो गया। यस सर।
उसका 12th हार्मोनिक होगा, उसका हम कहेंगे 6th हार्मोनिक होगा, उसका 4th हार्मोनिक होगा, 4th हार्मोनिक होगा, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऐसे करते जाएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना बेटा, यस सर। ऐसे लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन जरूर आएंगे, मतलब अब जबकि आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, फिर जब अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें सब आसान आसान लगेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा इसमें क्या है, कुछ नहीं, सो आसान या इसके, एक मिनट, इसको भी थोड़ा बार करते हैं। देखो बेटा इसमें दिया है ये एल्यूमिनियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल्यूमिनियम वायर जो भी दिया जाए उसको हम मार्क कर लेते हैं। एल्यूमिनियम वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, इज ज्वाइंट टू स्टील वायर, एल्यूमिनियम वायर इज ज्वाइंट टू स्टील वायर, दो अलग अलग वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस कंपाउंड वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन ए सोनोमीटर पुली बाय वेट ऑफ 10 kg, तो मतलब टेंशन 100 न्यूटन हो गया बेटा, ठीक है। यस सर। The total length of compound wire between bridge is 1.5 meter. Total length of compound wire between bridge is 1.5 meter, of which aluminium wire is 0.6 meter and rest is steel wire. इसका मतलब हो गया 0.9 मीटर स्टील वायर हो गया बेटा, दोनों ज्वाइंट है। देखो एल्यूमिनियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज ज्वाइंट टू स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। This compound wire is stretched on sonometer pulley by weight of 10 kg. The total length of compound wire between bridges is 1.5 meter, of which aluminium wire is 0.6 meter. तो रेस्ट स्टील वायर हुआ, टोटल लेंथ 1.5 मीटर दिया है, तो 0.9 मीटर हो गया स्टील वायर ना बेटा। यस सर। Transverse vibration are set up in the wire by using an external source of variable frequency. Find the lowest frequency of excitation for which standing wave are formed such that the joint in wire is node, joint जो रहे वो node रहे। lowest frequency की बात की जा रही, minimum frequency, what is the total number of node observed at this frequency excluding the two at end of wire, जो end of wire पे node बन रहे हैं उनको छोड़ के कितने node बनेंगे ये पूछा गया। density of aluminium wire given है और स्टील का डेंसिटी दिया है, ठीक है बेटा। यस सर। तो टेंशन दे दिया 100 न्यूटन, ये तो समझ गए ना mg। यस ये समझ गए। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है और डेंसिटी, एरिया ऑफ डेंसिटी क्रॉस भी सेक्शन दिया है और लेंथ भी दिया है, तो हम मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ वायर। 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एरिया दिया है और डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर दिया है 2.6 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ स्टील वायर दिया है, ठीक है बेटा। यस सर। 1.04 इंटू 10⁴ kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दिया है। अभी बताओ डेंसिटी दिया है और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, तो इससे क्या निकलेगा? मास ऑफ वायर, उससे हम म्यू निकालेंगे, मास पर यूनिट। मास ऑफ वायर तो आ जाएगा बेटा, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हो, डेंसिटी दिया है, लेंथ दिया है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। देखो हमने बताया था सर अगर वॉल्यूम निकल जाएगा ना वायर का। वायर का वॉल्यूम निकल जाएगा तो हम डायरेक्टली क्यों निकाल के फिर से वही काम करेंगे। देखो मान लो 1 मीटर है बेटा, एरिया ए है और इसका लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना हुआ, ए इंटू 1 इंटू डेंसिटी ए रो लिखेंगे। डायरेक्टली मास आ जाए, म्यू आ जाएगा। हाँ तो म्यू आ जाएगा, रो इंटू ए या रो इंटू एस, याद करो हमने बताया था कि वी याद जब भी है। लिखते हैं टी अपॉन म्यू, या इसको हमने बताया था टी अपॉन म्यू की जगह ए ए रो। इंटू डेंसिटी, ये लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, वही दिया है।
नहीं तो पूरे को मास लिखेंगे फिर डिवाइड करें तो उससे बढ़िया डायरेक्ट जब दिया तो लिखेंगे। चलिए ये वेलोसिटी आ जाएगी बेटा V1 V2, ये दो अलग अलग वायर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर है और स्टील वायर है, दो अलग अलग वायर की बात हो रही है। अब यहाँ पे दिया है such that the joint in the wire is a node. उस पार्ट का मतलब क्या है? क्या बेटा? such that the joint in the wire is a node. उसका मतलब क्या है? Second last line. हाँ हाँ अच्छा, व्हाट इज द टोटल, कहाँ पे सेकेंड? Second last line. वो line should be standing waves are formed such that the joint in the wire is a node. Yes, ये वाली. such that the joint in the wire is in, हाँ, जहाँ पे ज्वाइन किया गया है, जहाँ पे उन दोनों को ज्वाइन किया गया है एल्यूमिनियम और स्टील वायर को, वो पॉइंट क्या रहे? ओह अच्छा. नोड रहे। वो पॉइंट क्या रहे बेटा? Node. नोड रहे। तो यहाँ पे ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, इसको हम कह देते हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टोटल लेंथ है, 1.5 मीटर, और इसमें 1.5 मीटर में इसका लेंथ कितना दिया है? 0.6 मीटर एल्यूमिनियम 0.6 meter aluminum. 0.6 मीटर एल्यूमिनियम, और डेंसिटी किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की। Aluminium. 0.6 स्टील की मीटर ज्यादा है. है बेटा। स्टील डेंसिटी की देखो, ज्यादा है. डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.6 इंटू 10⁻³ है। अच्छा हाँ, स्टील की डेंसिटी ज्यादा है 1.04 इंटू 10⁻⁴ Four. के टर्म। तो ये हमारा एल्यूमिनियम वायर हो गया 0.6 मीटर का एल्यूमिनियम, और इधर हो गया ये आपका स्टील वायर। मतलब ये पॉइंट जो रहे हमेशा नोट रहे। क्या रहा बेटा? Node. स्टील वायर है और ये नोट रहे, जो ज्वाइंट पॉइंट है ये नोट रहे। तो इसमें भी पूछा गया फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन। इसका लेंथ हो गया 0.9 मीटर और ये हो गया 0.6 मीटर। ये पॉइंट नोट रहे। तो अब अगेन हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे स्पीड, दोनों में हम स्पीड, वेव स्पीड बता सकते हैं। v1 हो जाएगा लेट वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम वायर दैट इज इक्वल टू √T 100 अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे बेटा? 2.6 इंटू 10⁻3। ये आया तो नियरली, इसको हम 10⁻⁶ कहते आ हैं तो 10⁻⁻, ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं 26, तो ये हो जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 4 √100 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 26। 26 को नियरली हम 5 लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 25 ले सकते हैं ना बेटा। ओह अच्छा. Okay, yes sir. तो नियरली ये कितना हो जाएगा? 10 cube by 5. 1/5 इंटू 10⁻⁴ है, 10 cube. तो यहाँ पे 10,000 ऐसे आ जाएगा ना, 10 क्यूब, 10 1 क्यूब हो जाएगा 10 cube. 1000 अपॉन 5. 5, 200 मीटर पर सेकंड। यही आया Yes sir. अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा, यही आया ना? Yes sir. यही आया. 5
अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ये वैल्यू आ गई। ऐसे हम कह सकते हैं स्टील वायर में अंडर रूट 100 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁶ एरिया इंटू डेंसिटी इसका है 1.04 इंटू 10⁻⁴ 04 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², हो जाएगा अंडर रूट 10⁻⁴ अपॉन 1.01, नियरली 1 ले सकते हैं ना डिनोमिनेटर में। सर वो कैसे आया? ये एरिया, ये नहीं, उसका एरिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट। ये यस सर, उसका 104 बाई ये कैसे आया? 104 नहीं, 10⁻⁴ लिखा है बेटा। ओह अच्छा, ओके। 10⁻⁴ है, 10⁻⁶ है, ये 10⁻² हुआ, न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻² हुआ। 100 पहले से था तो अंडर रूट 10⁻⁴ अपॉन 1.04, तो 1.04 को हम नियरली 1 लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। ये वेलोसिटी आ गई। अब हम इसको फिर यहाँ पे, ये नोड पॉइंट है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि वो सर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया ऑलमोस्ट। उसी की तरह हो गया, फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन फॉर which the standing wave are formed such that the joint in the wire is a node. नोड। ओह What is the total number of nodes? वो सब तो बता ही देंगे। तो अब ये क्या हो गया कि इसको भी हम मान ले फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन V1 V2, बस यहाँ पे अलग अलग है। इसको अगर हम फंडामेंटल मॉड में मान लेंगे बेटा, तो इसका लेंथ L1 है, तो लैम्डा 1 क्या लिखोगे, लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू L1, तो लैम्डा 1 आ जाएगा 2L1, और यहाँ पे हम कहें लैम्डा इक्वल टू 2L2। फंडामेंटल मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे V, पहला है हमारा एल्यूमिनियम वायर अपॉन लैम्डा एल्यूमिनियम लिखेंगे। ये बेटा लैम्डा एल्यूमिनियम जो लिख रहे हैं फंडामेंटल मॉड के लिए लिख रहे हैं, 2L1, तो 1/2L1 इंटू V एल्यूमिनियम, और N2 कहेंगे V स्टील अपॉन 2L2। ठीक है, यस सर। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। अब क्या किया जाए कि ये पॉइंट नोड रहे, इसका मतलब इसका जो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे N1 N2, N1 कितना आया, N1 की वैल्यू लिख सकते हैं, V एल्यूमिनियम आया है बेटा हमारा 200, V एल्यूमिनियम 200, 2 इंटू L1 कितना है सर 0.6 मीटर। 0.6, 200 अपॉन 1.2, N2 आया 100 अपॉन 2 इंटू 0.9, 100 अपॉन 1.8। ये फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन हुआ स्टील वायर एल्यूमिनियम वायर में, और ये हुआ स्टील वायर में फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन। इसका हम कह सकते हैं कि N1, ये जो यहाँ फंडामेंटल मॉड आया N1 कहें, या इसको F1 हम कहते हैं, फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन इसका हम कहते हैं F1 डैश कहें, मतलब N2 जो ले लिया है, नहीं बेटा, यस सर। ये दोनों इक्वल कब हो जाएं, तो इसका हम कह सकते हैं, मान लिया लेट mod of vibration is N1 dash into 200 by 1.2, that must be equal to N2 dash into 100 upon 1.8। ये समझ में आया? यस सर, ये समझ आया। तो ये कब सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे यही वैल्यू हमें निकालनी, कब ये सेम हो जाए, तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पे पहले N1 dash into 200 अपॉन, इसको 12 लिख सकते हैं, N2 dash into 100 अपॉन 18 लिख सकते हैं ना बेटा। 100 ये कैंसिल हुआ, ये 6 हुआ, और ये 80 1000 हो जाएगा ऊपर। नहीं ठीक है, आपने वो कैंसिल कर दिया ऑलरेडी। नहीं 18 यहाँ पे लिख देंगे बेटा, 18 N1 डैश, 15 N1 डैश इज 6 N2 डैश। इसका मतलब जो N1 डैश है, इसका जो 18th हार्मोनिक होगा 6th हार्मोनिक के बराबर होगा। बट अगर हम इससे और है बेटा,
छोटा करते हैं तो वो नहीं हो जाएगा सबसे छोटा, तो वो हो जाएगा ना सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा? फ्रीक्वेंसी विच इज सेम डिवाइड बाय 3। 18 को हम 6n1 dash equal to n2 dash 3n1 dash is n2 dash। sorry ये आया, 3n1 dash। ये आया रिलेट, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n1 डैश जो हुआ, ये n1 डैश हमने कौन सा लिखा था? हार्मोनिक लिखा एल्यूमिनियम वायर का, और ये लिखा स्टील वायर का। इसका मतलब हुआ कि n1 डैश अगर हम यहाँ पे 1 कहते हैं, n2 डैश 1 कहते हैं, तो ये थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्टील वायर इज सेम एज फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्टील। सॉरी, n1 डैश हमने एल्यूमिनियम लिखा ना बेटा। yes sir इज सेम एज फर्स्ट हार्मोनिक first ऑफ harmonic of स्टील steel wire वायर, दैट इज मिनिमम। हाँ, ये मिनिमम आ गया। तो इसको हम कह देंगे नेक्स्ट हायर अगर कहा जाएगा तो हम कहेंगे सिक्स्थ हार्मोनिक, और इसका सेकेंड हार्मोनिक। नेक्स्ट टाइम कहें तो नाइन्थ हार्मोनिक, इसका हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया? yes sir तो मिनिमम के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम कहेंगे इसका थर्ड हार्मोनिक। इफ मिनिमम इज थर्ड हार्मोनिक, वो नोड ही रहेगा जंक्शन पॉइंट, वही तो मान के किया है ना बेटा। yes sir थर्ड हार्मोनिक ऑफ एल्यूमिनियम is equal to first harmonic of steel, हार्मोनिक ऑफ स्टील वायर। तुम वैल्यू भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं ना, n2 डैश। n2 डैश क्या आ जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक हमारा यही आया 100/1.8, कितना आ जाएगा नियरली? या तो हम n1 लिखें, n1 को हम फिर 3 टाइम कर देंगे। n1 आया 200/1.2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आया बेटा? बोलो। फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ स्टील वायर, स्टील, हेलो hello yes sir हाँ बेटा। अभी आवाज नहीं आ रही थी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 3 into फ्रीक्वेंसी अगर लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है तो कितना आ जाएगा? so 500 hertz and मतलब n2 dash equal to 500 hertz और 500 हर्ट्ज कैसे आ जाएगा बेटा? so स्टील वायर का, एल्यूमिनियम का 1 मिनट। इसमें ये पूछा गया है, find lowest frequency of excitation for which the standing wave are formed such that the joint in the wire is a node। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा n2 डैश, लिख दें n2 डैश, दैट इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। n2 डैश 1 रख देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ये फर्स्ट हार्मोनिक और इसका थर्ड हार्मोनिक। तो n2 की वैल्यू 100/1.8
ये है और F1 आया 200/1.2। की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी? 4/3, 2400/4/3। तो इसकी वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करें 200 4/3 into 10 1.3 into 3/4 150 अप्रोक्सीमेट आ रहा है। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लिया गया ना बेटा जो हमने V1 V2 स्पीड लिखा है। यस सर, अप्रोक्सीमेटली है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 150 हर्ट्ज और नंबर ऑफ लूप अगर हम देखें तो कितने लूप हो जाएंगे? नंबर ऑफ लूप अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? देखो ये हमारा है नोड, ये है नोड, ये है नोड। इसका आया था थर्ड हार्मोनिक इसका फर्स्ट, इसका थर्ड हार्मोनिक मींस इसमें 3 लूप बन रहे हैं ना बेटा? यस सर, 3। और उसका 1 लूप बन रहा है। उसका 1 लूप बन रहा है, तब इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम कहें तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना क्वेश्चन में। यस सर, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लूप, वहाँ वेव स्पीड सेम थी स्ट्रिंग में, इसमें वेव स्पीड अलग अलग है, लेंथ अलग है, तो इसलिए ऐसे फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे इस एंड को छोड़ दो, इस एंड को छोड़ के इस एंड को छोड़ करके कितने नोड बन रहे हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ नोड जो पूछा गया है दैट इज इक्वल टू 3 एक्सेप्ट दिस। अगर इसको छोड़ दें, एंड वाले को ना कंसीडर करें तो नंबर ऑफ नोड जो आएगा 3 आएगा। ठीक है? यस सर। तो इस तरीके से करना है। अब ये ध्यान देना, यहाँ देखो एक बात, ये वेवलेंथ अलग अलग हुआ दोनों में। इसके पहले वाले में वेवलेंथ सेम था, वेव स्पीड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम थी। यहाँ पे वेव स्पीड अलग है, वेवलेंथ अलग। तो यहाँ ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले हम दूसरे में, ये तो हमने लिखा 150 हर्ट्ज आया ना बेटा? यस सर। इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी हमने फ्रीक्वेंसी किसकी लिखी? 150 हर्ट्ज। 150 हर्ट्ज किसमें लिखा था? फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका अगर हम ये देखें फंडामेंटल मॉड ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका थर्ड हार्मोनिक जो होगा, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम 150 होगा ना? 3 टाइम्स 150 होगा। यस सर। ये फंडामेंटल मॉड हुआ। और दूसरे का फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें इसका, तो इसकी स्पीड इसमें कितनी आई थी स्टील वायर में? 100 मीटर पर सेकेंड आई थी। 100 आई थी। और इसका हम यहाँ पे लिखें तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 100/1.8। यही हुआ था ना बेटा? यस सर, यही हुआ था। तो 100/1.8 को हम कह सकते हैं 18/10। तो इसको कहते हैं 9, इसको कहते हैं 9, इसको कह दिया जाए 500/9, 500/9 ये हो गया। और सुन 55 पॉइंट समथिंग आ रहा ना बेटा? 0.5 ये फंडामेंटल हुआ। ये फंडामेंटल किसका फंडामेंटल हुआ? स्टील वाले का। स्टील वाले का। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी स्टील वाले का है 55.5 हर्ट्ज और उसका आया 150 हर्ट्ज। 150 है। तो नियरली 150। So that ये पॉइंट नोट रहे, यही तो बात हुई ना बेटा? यस सर। वेव स्पीड भी अलग है और इसका वेव स्पीड भी अलग है और इसका वेवलेंथ भी अलग अलग। ये पॉइंट लेकिन हमेशा नोट रहेगा। इसके हायर में जाएंगे तो इसमें जो है फिर ये सेकंड मॉड में वाइब्रेट करेगा, ये सिक्स्थ में करेगा, सिक्स्थ बट हार्मोनिक अगर में। डबल कर दे 6 and 1 equal to
2n2 तो भी हाँ, या ये नेक्स्ट हायर में जाएंगे तो इसमें 6 हार्मोनिक होगा, मतलब 6 लूप बनेंगे और इसमें 2 लूप बनेंगे, तब ये पॉइंट नोड रहेगा। इसमें कंडीशन दिया कि जंक्शन पॉइंट नोड रहे। नोड मतलब इसको हम फिक्स कर दें, तो एक तरह फिक्स से कर ये अलग देंगे। अलग, एक तरह से ये अलग अलग वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ये फिक्स हो गया ये पॉइंट। यस सर। ये नहीं वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम नेल लगा दें, कुछ कर दें, तो एक तरह से अलग अलग केस ही हो गया दोनों, बस वो जंक्शन पॉइंट नोड रहना चाहिए। नोड रहना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने किया। वहां पे क्या था, वहां पे वायर को हम 3 अलग अलग पॉइंट पे बना दिए, उसको भी हमने नोट कर दिया, नोड ही लेकिन बनाया सेम था। सेम वायर था, और ये उसमें हमने कैलकुलेट किया कि सब सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे, मिनिमम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके यस सर। ठीक है, अब यस नेक्स्ट सर। देखें। ये यस सब सर। एक बार करना बेटा। ये देखो, इसमें जैसे अगर एनर्जी लिखना है, इसमें बेटा एनर्जी लिखना है। एनर्जी कौन, एनर्जी लिखना है, और एनर्जी किसकी लिखनी है, स्टैंडिंग वेव की। ये कहा गया यूनिफॉर्म स्ट्रिंग claimed at x is equal to 0 and x is equal to L is vibrating in its fundamental mode, is vibrating in its fundamental mode. तो यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग x is equal to 0, इसको कह दिया जाए, ये कहा जाए x is equal to L is vibrating in its fundamental mode. Find total energy stored in string. Mass of string per unit length is given. Basically mu की जगह पे m दे दिया है। Tension in string is T. Tension in string. Amplitude of vibration is A. इनके बीच बेटा कौन सा वेव बनेगा ये बताओ, स्टैंडिंग वेव बनेगा। दो, एक स्ट्रिंग के दोनों एंड को क्लाइंब कर दिया गया है और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये मिड पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एक सेकंड से मैं एक बार क्वेश्चन बोलती हूँ। यूनिफॉर्म at x0 is vibrating in fundamental. ओके यस सर। तो एक लूप बनेगा, सेंटर वाला पार्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। इसकी टोटल एनर्जी पूछेगी। चलो इसको हम यहाँ पे बेटा m की जगह कंफ्यूजन न रहे, m को हम म्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यस सर। अब ये देखो एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है a, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है इसके बीच में। ये स्ट्रिंग किसी टाइम पे ऐसे होगी, किसी टाइम पे ऐसे होगा, किसी टाइम पे ये होगा, किसी टाइम पे स्ट्रेट होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है बेटा, इसी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका अगर हम कहें x डिस्टेंस पे, ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। x अब यहाँ से हम x डिस्टेंस पे अगर हम कहें एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा सबका, तो क्या लिखोगे? सबका डिफरेंट होगा। हाँ, तो क्या लिखे एम्पलीट्यूड? v नहीं, एक मिनट, 2 v1 v2 बाई v से ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। v याद करो बेटा, मैं क्या बताया था, y इज इक्वल टू, कोई वेव ट्रेवल कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। एक वेव ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, a साइन kx प्लस ओमेगा t, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो जब हम इनका रिजल्टेंट वेव लिखेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, दैट इज y1 प्लस y2
ये आया था 2a sin kx cos ओमेगा t स्टैंडिंग वेव पे। So 2v2 by v1 plus v2 into नहीं नहीं, अरे बेटा सुनो, वो तो अलग चीज था। v1 प्लस v2 जो था उसमें क्या था, कुछ पार्ट वेव पल्स है, ये कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। याद आया? oh अच्छा yes sir रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का था, एक वेव जा रही है जिसका इंसिडेंट ए आई है, v1 ये स्पीड है, ये मीडियम v2 है वेव। तो जो ट्रांसमिटेड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड और जो रिफ्लेक्टेड है उसका एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो at लिखेंगे तो 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। और ए रिफ्लेक्टेड जो लिखा था वो था v2 माइनस v1 v1 अपॉन by v1 प्लस v2 v2 इंटू ए आई। ये तो yeah. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव था ना बेटा। oh yes sir ये स्टैंडिंग वेव बन रहा है, स्टैंडिंग वेव है। एक बार पढ़ो क्वेश्चन देखो। ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग claimed that x is equal to 0 and x is equal to L is vibrating in its fundamental mode. ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्लैम्ड, दोनों एंड पे क्लैम किया गया, इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग, given mass of string per unit length is mu, tension in string is T, amplitude of vibration is A, assume no change in the length of string during vibration। समझ में आया? yes sir तो इसमें क्या करना है कि ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिया है A, जबकि ये होना चाहिए था 2A। तब 2A 2a होता कि 2A तब होता कि जब कोई वेव जा रही है राइट वर्ड उसका और एम्पलीट्यूड A है, और कोई वेव आ रही है आ रही लेफ्ट है वर्ड लेफ्ट वर्ड उनका इसका भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो है 2A होता। यहाँ पे दिया है कि जो ये वाइब्रेट कर रहा है वो ए है रिजल्टेंट। इसका मतलब ये हुआ a कि by जो 2 वाली वेव्स आ हाँ, रही है तो यही पार्ट हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड यस सर याद आ गया ए साइन के एक्स कहेंगे, एक्स ए साइन के एक्स। ए एक्स जो होगा एक्स डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड, ए साइन के होगा 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स कहोगे 0 तो क्या हो जाएगा, इस एंड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा एक्स 0 कहने पे। oh yes sir और और एक्स जब कहोगे L/2, लैम्डा by 2 है हाँ तो लैम्डा बाई बीच वाला 4 बेटा, लैम्डा बाई 4, एक्स यहाँ से यहाँ तक लैम्डा/2 है ना। यस तो लैम्डा by 4 है हाँ सॉरी जब लैम्डा/4 रखेंगे तो ए आना चाहिए, देखो ए साइन 2 पाई/लैम्डा इंटू लैम्डा/4, तो पाई/2 ए आ गया ना। यस सर तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने लिखा, तो हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। अब ये वाइब्रेट कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी हमें लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? टोटल एनर्जी, एनर्जी टोटल एनर्जी लिखनी है, एनर्जी एसोसिएटेड। तो जिस इंस्टेंट पे ये स्ट्रेट होगा तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में है बेटा? काइनेटिक। जब ये स्ट्रेट होगा तो काइनेटिक होगी ना। यस सर मूविंग समझ पा रहे हो बेटा? यस सर समझ पा रहे हो तो ये अगर यहाँ से लोएस्ट पोजीशन से ऐसे गया होगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी मिड वाले पॉइंट की, फिर इसकी कम होगी, फिर इसकी और कम होगी, फिर इसकी ज्यादा होगी, इसकी और कम होगी, यही होगा। तो हम यस क्या सर कर रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लें, और इसका एम्पलीट्यूड हमने लिख दिया ए साइन के एक्स लिख दिया, और इसका जो dx है, dx का हम लिख सकते हैं मास कितना होगा, तो dm मास हो जाएगा म्यू इंटू dx। समझ में आया बेटा? m mu d यस सर mu जो into जो वहां mass पे per unit मास, length into length हाँ जो मास पर यूनिट लेंथ दिया था m, उसको हमने म्यू बना दिया, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। अब ये dx जो लेंथ का वायर है इसका मास हमने लिख दिया dm। ठीक है बेटा, यस सर ax हो गया a साइन के एक्स, dm हो गया म्यू इंटू dx। इसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो क्या लिखोगे एनर्जी बताओ? dE इज इक्वल टू हाफ dm, मास इंटू half वेलोसिटी m स्क्वायर, इंटू d वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये बताओ कि हर एक का तो
टाइम पीरियड सेम होगा ना, स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट ले सबका टाइम पीरियड सेम होगा ना बेटा। यस सर। तो ओमेगा जो हम 7 कहें इसकी वेलोसिटी जो कहेंगे वो क्या होगा, ओमेगा इंटू ए एक्स, जब मीन पोजीशन पे होगा। हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना बेटा। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर, अब बीच में थोड़ी कट गई थी, क्या आप वापस रिपीट कर सकते हैं? वी नहीं नहीं, हमने कुछ बोला ही नहीं। हमने ये कहा कि ये जो है, जो dx लेंथ है, हर एक पॉइंट जो पार्टिकल होगा इस पे बेटा, वो हर पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा यस सर। है? स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट लेंगे, हर कोई एसएचएम कर रहा है। बस ये है कि सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ऐसा कि नहीं? यस सर। तो टाइम पीरियड हर पार्टिकल का सेम है या अलग अलग? सेम, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, सेम। हाँ, तो इसका मतलब ओमेगा जो हुआ 2 पाई/t, टाइम पीरियड सेम होने से ओमेगा सेम हुआ। तो जब ये मीन पोजीशन पे है, तो किसी भी पार्टिकल का अगर हम एक्स डिस्टेंस पे इसकी स्पीड की बात करें, एक्स डिस्टेंस पे स्पीड की बात करें, तो क्या कहोगे? ओमेगा इंटू ओमेगा ए एक्स। ओमेगा इंटू ए एक्स, यही कहोगे ना? यस सर। ओमेगा इंटू ए एक्स, समझ में आया बेटा? यस सर, समझ आया। तो इसका हम क्या है कि जब ये स्ट्रेट है, सब मीन पोजीशन पे है, तो सबके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो यस सर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। सब अब भाई नीचे से जा रहे हैं तो ये सबके सब वेलोसिटी इनकी ऊपर की डायरेक्शन में होगी, अगर ऊपर से आ रहे हैं तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हम एक्स डिस्टेंस पे जो ये है उसका हम डीएम लिख रहे हैं, तो डीएम हो गया म्यू डीएक्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी कहें तो हाफ डीएम इनटू इसकी वेलोसिटी वी एक्स की वेलोसिटी, वी एक्स क्या लिख दोगे बेटा? वी ए ओमेगा एक्स। ओमेगा ए एक्स, यही लिखोगे ना? यस सर। तो हाफ डीएम इंटू इसका स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक, ये टोटल एनर्जी आई जो डीएक्स लेंथ का ना बेटा। यस सर। बस हाफ dm is dm, that is mu dx into vx. vx is equal to omega into ए ax. एक्स। ओमेगा इंटू ax कहेंगे तो a sin kx, तो v स्क्वायर, तो vx स्क्वायर कहेंगे तो हाफ म्यू dx इंटू vx स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर kx। के एक्स। इसको लिख सकते हैं हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। अब टोटल एनर्जी के लिए क्या कह दोगे बेटा? इंटीग्रेट कर दें, सब बाकी कांस्टेंट है। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे? 0 टू एल एल। एल लेंथ दिया है, 0 to L, 0 से ई टोटल। तो टोटल एनर्जी आ गई हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर के एक्स का इंटीग्रेशन देखो। ये बेटा आपको पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो लिखते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं। यस सर। साइन स्क्वायर के एक्स को लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, साइन स्क्वायर के एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2 डी एक्स। और इसका जो लिमिट है वो 0 to L है। ठीक है? यस सर। अब इसको हम कह सकते हैं ई टोटल हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया 1/2 dx 0 से L माइनस कॉस 2 kx dx 0 से L। ये 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है बेटा?
यस सर। हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, पता है? dx का x हो जाता है। यस सर। तो 1/2 इंटू एल माइनस 0 माइनस हाफ कॉस 2kx का क्या होता है? कॉस 2x dx होता है 1/2 साइन 2x नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव साइन के साथ होता है 1/2 साइन 2x, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो ये -1/2 पहले था तो 1/2 आया और ये हो जाएगा साइन 2kx और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to l। ठीक है बेटा? यस सर। अब जरा ये पार्ट देखो, साइन जो साइन 2kx लिखा है 0 to l लिमिट, इसका मतलब साइन 2 इंटू के 2π/λ इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिख दोगे? l माइनस साइन 2 इंटू 2π/λ इंटू 0, यही कहोगे ना? यस सर। अब देखो ये जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब लेंथ एल और लैम्डा में क्या रिलेशन है? λ/2 इज l। तो लैम्डा 2l है या एल है λ/2, है ना बेटा? यस सर। तो यही चीज थोड़ा मैथमेटिक्स है इसलिए हम इसको क्लियर करते रहे। तो 2π/λ, एल की जगह रखोगे λ/2 माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, साइन 2π हुआ ना बेटा, ये देखो। sin 2π। यस। ओ माइनस। तो साइन 2π भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 ये आ गया 0। समझ में आया? यस सर, समझ आया। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला पार्ट ये 0 हो गया, वो नीचे हमने करके दिखा दिया। ठीक, यस सर। अब आपके पास बचा ये टोटल एनर्जी जो आई, टोटल एनर्जी जो आई ई टोटल वाया 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एल। अब जो गिवन क्वांटिटी है उसके टर्म में हमें आंसर लिखना है। ओमेगा ए दिया है, म्यू दिया है, म्यू म्यू दिया है, एम दिया है, एल दिया एल भी है, दिया ओमेगा नहीं दिया है। देखो है। हमेशा आंसर जो होगा गिवन क्वांटिटी के टर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ओमेगा ना दे करके स्ट्रिंग में टेंशन दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, मतलब वेव स्पीड दिया है। समझ गए ना? यस सर। वेव स्पीड दिया, तो इसको हम कह देंगे 1/4 म्यू ए स्क्वायर एल इंटू ओमेगा। ओमेगा सिंस ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वी, वेव स्पीड होता है तो ओमेगा यस लिखेंगे v इंटू के, के और v जो होगा वो होगा √t/म्यू, म्यू के हो जाएगा 2π/λ। 2π/λ। लैम्डा कितना हो जाएगा? λ/2 इज l, तो लैम्डा हो जाएगा 2l। ठीक है, ओके यस सर। तो 2 कैंसिल हो गया, तो π/l√t/म्यू ये हो गया ओमेगा की जगह पे, तो ओमेगा स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू t/म्यू, म्यू 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 कैंसिल। कैंसिल हुआ, एल एक एल स्क्वायर। कैंसिल, एक एल कैंसिल हुआ। ठीक है बेटा, यस सर। तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर t/4l एल। ये आ गया गिवन क्वांटिटी के टर्म में। सब दिया, ए दिया, टी दिया, एल दिया, सब दिया, तो गिवन क्वांटिटी के टर्म में आ गया, बल्कि म्यू भी दिया था तो नहीं आया। समझ में आया बात बेटा? यस सर, समझ आया। ये सब एक बार ना अपने आप सोच के और बैठ के करना जरूर बेटा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मेहनत चला जाएगा। ऐसा फिर चीजें तुम्हें बहुत आसान लगेंगी जब इस पे पकड़ बना लोगे। तो ये जो क्वेश्चंस है मैं अपनी नोटबुक में ऐसे कट करके स्टिक करके सॉल्व भी कर लेती हूँ, नोट्स जो बनते हैं। क्या बेटा क्या करते हो? मैं जो क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके कट करके पेस्ट करती हूँ अपनी नोटबुक में, फिर सॉल्व करती हूँ जिससे बाद अच्छा, में कभी रेफर करना हुआ तो। हाँ हाँ, सॉफ्ट कॉपी बनाती हो मतलब ऐसे टाइप पे? यस सर, प्रिंट स्क्रीन ऐसे लेके स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे चिपका के उसका प्रिंट हाँ आउट ले हाँ लिया। हाँ, सही किया सही किया, गुड।
क्योंकि नहीं गैप हो जाने पे यही फिर मुश्किल होने लग जाते हैं, और एक बार समझ में आ जाता हो जाता फिर लगता कुछ नहीं। ये पहला हमने कर लिया था नहीं। नहीं सर, ये नहीं किया। हम्म, इसको पढ़ो बेटा एक बार क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। पढ़ लो फिर हम बताते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। 2 वायर यहाँ पे दिया 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस आर एंड 2 आर। are welded together end to end. The combination is then used as sonometer wire under tension T. हाँ, The joint is kept midway between two bridges. what would be the ratio of number of loops Loops formed for- in the wire such that the joint is a node? Oh, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। हम्म, एरिया दिया है, एक बार ट्राई करो, एक आध सेम मिनट टाइम मटेरियल। लेके बने आप लिखो। सही, उसी तरह से है, उसी तरीके का है। आर आर उसी तरह आ गया ना बेटा, पता चलता। यस सर, सिमिलर। हम्म, इसमें कहा गया 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस आर एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली आर वेल्डेड टुगेदर इन टू इन, combination is then used as sonometer wire under tension T. सेम मटेरियल मतलब बेटा डेंसिटी सेम हो गई। डेंसिटी सेम है। तो हाँ, एक V1 होगा T/2πr² into rho, हम्म, E2 वैसे। फिर फ्रीक्वेंसी सर, इन्होंने लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला। ओके, उन्होंने भी नहीं। what would be the ratio of number of loop, यहाँ रेशियो पूछा है ना बेटा, ये जरूर कहा है, ये कहा 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल of radius r 2 are respectively are welded together end to end. The combination is then used as sonometer wire under tension T. The joint is kept midway between the two bridges. मतलब जो भी लेंथ होगा बेटा, जो भी लेंथ है, इसका मतलब हो गया कि N1 उनके N2 मिड पॉइंट पे है, जो भी लेंथ है उनके मिड पॉइंट पे ज्वाइंट है। ये चीज बता दिया कि अगर इसका लेंथ टोटल एल है तो L/2 होगा, या ये एल है तो ये भी एल होगा। ओ ठीक है, यस सर, या L/2 ले सकते हैं। एल एल इजी रहता है। हम्म, अब यहाँ पे कहा गया कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप फॉर्म्ड इन द वायर सच दैट द जॉइंट इज इन नोड। जॉइंट इज इन नोड, तो हम इसका पहले लिख लें बेटा फंडामेंटल मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, इसमें लिखें F1, इसका फंडामेंटल मॉड कहें F1 डैश। ठीक है, यस सर, तो V1 और V2 डिफरेंट होगा, तो फाइनली हमारा रेशियो V और म्यू के बीच में वो हाँ, फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगा। F1 हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, 1/2L डायरेक्ट लिख दें बेटा, इसका 1/2 है। फंडामेंटल यस सर, ज्वाइंट नोड बन रहा है, यही तो कहा जा रहा है। यस सर, जॉइंट नोड तो ज्वाइंट नोड रहे, इसका मतलब हो गया कि हम ज्वाइंट पे भी यहाँ फिक्स कर दें, कोई फर्क ना पड़े, मतलब ये हो गया।
yes. So अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल दिया तो कि वहां पर नोड नहीं है, वेव कंटिन्यू हो सकती है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तब बेटा क्या होगा, ये नोड नहीं होगा तब तो फिर जो भी वेव प्रोड्यूस होगा उसमें इस पॉइंट पे पहुंच करके जहाँ पे दोनों जंक्शन है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट वही करेगा, रिफ्लेक्टेड वाली चीज आ जाएगी। फिर वो चीज आ जाएगी। हाँ, इसीलिए वहां पे ज्यादातर पे नोड बना दे रहे हैं कि मतलब फिक्स हो गया, न जा रहा है न इधर से आ रहा है। आ रहा है, ओके। अगर उसको नहीं फिक्स किया तो फिर तो ट्रांसमिशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। इस तरह क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जरूर कभी न कभी आएगा, ये पक्का मैं बता रहा हूँ। तो पहले से पढ़े रहना ज्यादा ठीक है, कंपेयर टू आ जाए फिर लोग करने लग जाते हैं। समझ गए ना बेटा? यस सर, समझ गए। तो V1 V2 वेव स्पीड पता रहेगा तो फिर हम जो है उनका एम्पलीट्यूड बता देंगे, जाने वाले का वापस आने वाले का। चलिए अब यहाँ बेटा फ्रीक्वेंसी लिखे थे, F1 इज इक्वल टू 1/λ1। λ1 क्या कहोगे? टू इसका एल, वेवलेंथ λ1/2 इज इक्वल टू L, तो λ1 2L कहोगे। 2L। टेंशन T है, टी बाई, पहले वाले के लिए 2πr²। 2 पाई नहीं बेटा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर पहले अच्छा के, यस, सॉरी सॉरी, पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर इंटू डेंसिटी रो। इंटू 10, यस सर। सेम मटेरियल कह दिया, F2 हम कह रहे हैं, समझ में आया बेटा? सेम यस सर, मटेरियल है, F2 वो कह वाला दिए पार्ट थे, समझा। 1/2L 2L। रूट ऑफ टी बाई 4πr² रो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। अब कह फिर अब रहा है 2L व्हाट 2L वुड, सेम है। अब कह रहा है व्हाट वुड बी the ratio of number of loop formed in the wire such that the joint is a node। तो हम F1/F2 या F1 या सेकंड का कोई नहीं, इनका रेशियो F2 लिख दिया हमने, F1 फर्स्ट में लिखा, F1 डैश फर्स्ट लिखे, मतलब सेकंड वायर का फंडामेंटल मॉड हम F1 डैश लिख रहे हैं। तो इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए बेटा, F1/F1 डैश कितना आ जाएगा? एक मिनट, V1/V2 हो रूट जाएगा, रूट फोर ऑफ बाई वन V1/V2। टू आया, यही आया ना बेटा? यस सर, 2 आया। तो इसका मतलब F1 की वैल्यू हो गई 2F1 डैश। इसका F1 मतलब डैश है, कि हाँ, लूप्स उसमें पहली वाली वायर में, थिन वाली वायर में 2 लूप्स बनेंगे या F1 डैश किसका है बेटा? आर वाले वायर का, ओनली आर रेडियस वाले थिन वायर। F1 डैश किसका है? फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी अच्छा ओके, मैं वहां दे 2R है सेकंड ना वाली बेटा, वायर। सेकंड वाले वायर के, ग्रीन वाले का। तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1 डैश है और ये है F1 जो है येलो वाला वायर। तो हम कहेंगे कि ग्रीन वाले वायर में ध्यान देना, इसका जो अगर फर्स्ट हार्मोनिक होगा F1 क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ वायर 1 विल बी इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक ऑफ वायर 2। ये फंडामेंटल मॉड है ना बेटा? यस सर, इसका जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, वो फर्स्ट उसका सेकंड हार्मोनिक हार्मोनिक होगा। इसका सेकंड हार्मोनिक होगा, तब इक्वल होगा ना बेटा? यस सर। इसका फर्स्ट हार्मोनिक इसका सेकंड हार्मोनिक होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल मॉड F1 फंडामेंटल, F1 डैश सेकंड का फंडामेंटल है, उसका सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक इसके फंडामेंटल मॉड के वाइब्रेशन के बराबर होगा। इसका मतलब कि सेकंड वायर में क्या होगा बेटा? 2 लूप 2 बनेंगे, लूप्स बन रहे हैं, फर्स्ट में 1 एक, लूप। हाँ, तो इसको हम कहेंगे कि ये, समझ गए बेटा? यस सर। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप क्या कहोगे? 1:2। 1:2 रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप। लूप्स, इस तरह से लिखना है। जब भी आए F1 या N1 इज इक्वल टू, या 2N2 इज इक्वल टू आया 5N3, या 2N1 इज इक्वल टू 5
n1 डैश, इसका मतलब बेटा हुआ कि इसका फिफ्थ हार्मोनिक इसके हार्मोनिक इसके सेकंड सेकंड हार्मोनिक है, हार्मोनिक से इक्वल है। क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। जब भी रहेगा इसका फिफ्थ हार्मोनिक इसके सेकंड हार्मोनिक के बराबर होगा, इसका मतलब उसमें 5 लूप बनेंगे, जब दोनों और ही फिक्स इसमें होंगे, इसमें 2 2 लूप लूप बन रहे बनेंगे, हैं। तब यस सर, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक, यस सर। सर क्या हम एक रिफ्लेक्टेड वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप का? ये रिफ्लेक्टेड वाला हमने नहीं कराया था। नहीं सर, हमने भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मैंने मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कराया नहीं था। नहीं, वो आपने एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा ट्रांसमिट हो जाएगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थ्योरी वाला पार्ट किया है। मुझे नहीं, वो तो कराना ही था, मुझे ऐसा लगा कि मैं डिस्कस किया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो रुको, एक्चुअली डेटा भी मैं ऐसे वैसे ले लेंगे तो 4.8.6 और एक था 2.56 पॉइंट। चलो मैं कुछ कुछ मैं देता हूँ डेटा। हमने टाइमिंग वाइमिंग का नहीं बताया था कि यहाँ से यहाँ तक वेव पल्स जाने में कितना टाइम लगेगा। सर आपने वो बताया था। हम्म, दो अलग अलग वायर लिया था, यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग थी। यस सर, कोई वेव वो हमने किया था। कोई वेव पल्स यहाँ पे जनरेट कर दिया था, इसका एआई दिया था। यस सर, वो हमें किया था। फिर कहा था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, कुछ ये था, एक 4.8 मीटर, एक 2.56 मीटर, इसका था 0.06। ओ यस सर, वो किया था। बट कोई तो था बेटा, कोई नहीं। 4.8 मीटर ये हो गया, और इसका कुछ दिया था हमने, यस, फिर हमने दोनों के वी निकाले थे और फिर 80। V1 V2 लिखा था ना, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड और है। यस सर, वो मुझे याद है, V1 V2 निकाले थे, बट वैसे फ्री में। हाँ, तो ये एक मतलब एक तो यही था, तो इसमें और दूसरा क्या होगा, स्टैंडिंग वेव हम इस मैं समझ गया, और कुछ क्वेश्चन जैसे हम रिफ्लेक्टेड वो इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा तुमने किया नहीं है, अभी मैं ले भी लूं तो बात उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगी। चलो खैर। और सर अ, अगर ऐसा है तो फिर जब मैं एक बार क्वेश्चंस कर लूंगी, मे बी हम हाँ एंड में ऐसा एक बार है, कर लेंगे। ऐसा है, जैसे क्या है कि अगर कोई स्टैंडिंग वेव है, मान लो कहीं पे स्टैंडिंग वेव है, जैसे ये पॉइंट के बीच में एक कोई वायर है, इसमें स्टैंडिंग वेव है, तो ये नोड फिक्स हो गए। लेकिन इसी में अगर कोई ट्रेवलिंग वेव पास करा दें, जैसे स्ट्रिंग है, ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं भाई, बेसिकली क्या था कि दो वेव ट्रेवल कर रही हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल कर, इनका रिजल्टेंट स्टैंडिंग बन रहा है, राइट। यस सर। तो नोड नोड पॉइंट फिक्स हो गया। लेकिन इसी में अगर हम कह दें कि एक वेव और पास पास करा दें, जो कि इसमें ट्रेवलिंग वेव इसी के ऊपर स्ट्रिंग में जा रही है, तो नोड पॉइंट भी ऑसिलेट करने लग जाएंगे। ओ ये बेसिकली क्या हुआ कि एक ट्रांसवर्स वेव राइटवर्ड जा रही है, एक लेफ्टवर्ड जा रही है, दोनों के रिजल्टेंट से हमारा नोड नोड पॉइंट फिक्स हो गया, वो नहीं मूव कर रहा वाई डायरेक्शन में, हम्म, फिक्स हो गया ना, स्टैंडिंग फिक्स स्टैंडिंग वेव बन गया। बन गया। लेकिन अगर उसी वायर स्टैंडिंग वेव में फिर एक वेव हम पास करा दें, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो फिर वो ऑसिलेट करने लग जाएगा नोड ना। ओ ये जो अच्छा, स्टेशनरी वेव है, ये तो रहेगा ही रहेगा। बट ये लेकिन खुद अगर ऊपर नीचे मूव करेगा पूरी खुद वेव। मूव कर रहा होगा, मतलब ये तो रहेगा ही जो है, लेकिन ये पूरा ऑसिलेट कर रहा होगा, ये भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। समझ में आई बात। यस सर, जैसे पूल में कुछ बार अगर वो फोम वाला बार रख देते तो वो पूरा चीज ऊपर नीचे मूव करती है हाँ, पूल के बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसीलिए इसीलिए हम जो है अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमने ट्राई किया नहीं। अगर मैं उस पे आ भी गया तो मुझे कंफ्यूज। थोड़ा लगता है कि दिक्कत हो जाएगी और समझ नहीं पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो ठीक है। सब पॉइंट पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो हम अभी वहां पे नहीं
कर रहे हैं। अभी सिंपली या तो हमने ट्रांसमिट करा करके रिफ्लेक्ट कराया या तो वेव का ये कराया, ठीक है। और पेपर 17 से ना बेटा बताया था, नहीं सर 14 से, मंडे से। 14 से कब तक? 14 से 23। 14 से 23, कोई नहीं, वही लगभग ये तो 1 वीक लेकिन है। उसके बाद 10-15 दिन की छुट्टियां हैं, फुल छुट्टियां हैं, कोई आइलैंड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो उसमें मैं भर के फिजिक्स करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। केमिस्ट्री भी करना बेटा, केमिस्ट्री में भी स्कोरिंग होता, फ्री के नंबर होते, वो भी छोड़ना नहीं है, जूलॉजी बॉटनी भी पकड़े रहना। लेकिन हाँ, फिजिक्स भी अगर कमांड बना लिया तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये भी सबसे 100। ज्यादा एंड में लैग मेरी फिजिक्स ही करती है, केमिस्ट्री और वो फिर भी कवर अप हो जाते हैं। फिजिक्स में ज्यादातर बच्चे मेडिकल में जिनका नहीं होता, फिजिक्स की वजह से ही नहीं होता, सच्चाई यही है बेटा। क्योंकि अगर मेहनती बच्चे हैं तो वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में स्कोर कर ही लेते हैं एक लेवल पे, उनका गड़बड़ हो जाता है, जा करके फिजिक्स में फिजिक्स एकदम अटक जाते हैं। तो, और जो पेपर्स अभी मैंने छोड़े हैं 3 घंटे वाले, वो भी हर 5 डेज में अटेम्प्ट करूंगी, जितना पोर्शन है पढ़ के अटेम्प्ट करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कवर अब अप जो करना है। जो इधर का बताते जा रहे हैं, हम बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले अभी नहीं कर रहे हैं कि जिसमें सीधे वैल्यू रख दिया, जैसे लाउडनेस वगैरह हुआ तो वहां पे वैल्यू रख दिया, या अभी कार्नट इंजन, ये तो मैं वो उसको बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन बाद में बता दूंगा लास्ट में। अभी जहां पे बच्चों को जनरली दिक्कत आती है, जो कहीं नहीं कर पाते हैं और समझने समझाने वाले भी नहीं उतना सही से रहते हैं, तो वो पॉइंट पे पहले फोकस करेंगे। यस सर। ठीक है, जो फिर उसके बाद जो आसान वाले हैं वो तो सब एक तरफ से करेंगे, लेकिन अच्छे से अगर फिजिक्स पकड़ बना लिया, पूरा तगड़े से स्कोर कर दिया, तो फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है, 100% श्योर है। ठीक है बेटा, और हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। चलो देखना, फिर हम मिलते हैं सैटरडे को, है बेटा। ओके यस सर, हम सैटरडे को भी क्वेश्चंस कर सकते हैं या थियरी वाला पार्ट करना है? नहीं, अभी थोड़ा क्वेश्चन ही किया जाएगा, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, नहीं थोड़ा बहुत थ्योरी भी, आगे डॉपलर इफेक्ट वगैरह बचा है वही बताएंगे। आसान ठीक है, है। बहुत आसान है, डॉपलर इफेक्ट वगैरह कुछ मुश्किल नहीं। इसके करते रहेंगे हम, वेव एंड साउंड जब तक पूरा एकदम तगड़े से नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, कुछ कुछ नहीं तो डॉपलर इफेक्ट में बता बता देंगे, वो आसान होता है, कुछ ऐसा नहीं। ओके। ठीक, ठीक है। यस सर। ओके। ओके बेटा, बाय, टेक थैंक केयर। यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय।